हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि यू गाइस आर डूइंग ग्रेट और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज से मैं एक नई कोशिश करने की कोशिश ही कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए मेंस जैसे निकट आ रहा है और जो लोग 2023-24 की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी किस तरीके से हमको आंसर रखना है, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं जो कि करंट अफेयर्स में है और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या उन पे किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग जो है यहाँ पर देख सकते हैं। तो डेली अगर हम एक मेंस का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, और मैं उसमें आपको बताऊंगे भाई कि भाई ये जीएस पेपर 1 से 2 से किससे रिलेटेड है, तो एटलीस्ट मतलब अगर आप 365 दिन में भी करोगे तो 365 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे, और 365 क्वेश्चन भी नहीं होंगे तो 300 क्वेश्चन तो हमारे तैयार हो ही जाएंगे। डेली एक क्वेश्चन भी करेंगे तो 300+ टॉपिक्स पे आपके आंसर्स रिटन तैयार होंगे। और ये वो हैं जो कि करंट अफेयर्स के जो इश्यूज हैं, करंट इश्यूज हैं, ठीक है, करंट इवेंट्स हैं ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के, जो कि आपके प्रीलिम्स के सिलेबस में भी सबसे ऊपर वाली लाइन यही लिखी हुई है, तो ये उससे भी रिलेटेड है। अब जैसे कि आज का जो पहला क्वेश्चन है ये है, आप देखिए, मेंस जीएस पेपर 2 और मेंस जीएस पेपर 3 से दोनों से ही रिलेट करता है। 150 वर्ड्स में हम इस क्वेश्चन को करेंगे। 10 नंबर का 10 मार्कर का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ऐसा मेरा एजम्पशन है, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि रोड सेफ्टी शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ मेजर पब्लिक हेल्थ इशू, ठीक है। पब्लिक हेल्थ इशू में पब्लिक हेल्थ आपका एक टॉपिक है, उसके अंदर रोड सेफ्टी को भी डालना चाहिए, रिकॉग्नाइज करना चाहिए। तो हाय एवरीवन, आई एम रमा शर्मा, योर एजुकेटर ऑन कैरियर गोल्स बाय रमा शर्मा। तो आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये सेशन पसंद आता है आपको, ये सीरीज पसंद आती है, तो आप लोग इस सीरीज को जरूर फॉलो करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करें। डेली आज से हम कर रहे हैं, तो आज क्या है, 9 जुलाई है, और 9 जुलाई से लेके कम से कम हम जो है 30-31 मई तक करेंगे इसको। डेली एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो अब आप देख लीजिए कि कितने दिन हो गए हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, और लाइक कर देना सेशन को, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर देना। अब ये न्यूज़ आई थी 1 जुलाई के द हिंदू में, ठीक है। और क्यों ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल 8 जुलाई के द हिंदू में भी इसी से जुड़े हुए कुछ चीज़ें आई। तो न्यूज़ क्या आई, न्यूज़ ये आई 1 जुलाई को द हिंदू में न्यूज़ आई थी कि अ रोड सेफ्टी क्वार्टेट एंड द रोड अहेड। रोड अहेड मतलब कि उसका आगे के क्या वे अहेड है, क्या मतलब आगे की चीजें किस तरीके से गवर्नमेंट प्लान कर रही है। तो लैंसेट की रिपोर्ट आई थी, और लैंसेट की रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब ये संस्था क्या है लैंसेट, सबसे पहले हमें इसके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इनकी बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं और सोसाइटी से जुड़ी हुई काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आप लेंसेट की देखेंगे। आप जब इंडियन सोसाइटी पढ़ते हैं तो वहाँ पे लेंसेट की रिपोर्ट बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, ठीक है। अब ये लेंसेट क्या है, लेंसेट एक वीकली वीकली रिव्यू देते हैं, पीयर रिव्यूड है, जनरल मेडिकल जर्नल है, वर्ल्ड का सबसे पुराना। पहले तो इसके बारे में ही बता देती हूँ, दी लेंसेट आपको पता होना चाहिए, दुनिया का सबसे पुराना, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट। अच्छा, यहाँ पे सोशियोलॉजी की प्लेलिस्ट मैंने डाली हुई है आइकन पे, तो आप लोग सोशियोलॉजी की प्लेलिस्ट, जिन लोगों का सोशियोलॉजी ऑप्शनल है वो देख सकते हैं। वर्ल्ड का ओल्डेस्ट और बेस्ट नोन जर्नल है, ठीक है, मेडिकल जर्नल है। इसकी स्थापना 1823 में हुई थी बाय द थॉमस वैकले, ठीक है। और ये एक सर्जन थे थॉमस वैकले, और यहाँ पे इनका एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट था। उस सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को हम आपने एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम सुना होगा ना, स्कैल्पल। स्कैल्पल को लेंसेट भी कहते हैं, और इस सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम पर इन्होंने ये मेडिकल जर्नल का नाम रखा था। तब से लेकर आज तक ये लोग जो है अपना
रिव्यूज़ देते रहते हैं, तब से लेके ये ओरिजिनल रिसर्च, रिव्यूज़, आर्टिकल, ये सारी चीज़ें पब्लिश करते हैं, एडिटोरियल्स, बुक्स का रिव्यूज़ देते हैं। ठीक है, इनका जो है काफ़ी ज़्यादा इंडियन सोसाइटी में भी ये लोग क्या करते हैं, इंडियन सोसाइटी के लिए भी ये लोग काफ़ी ज़्यादा रिव्यूज़ देते हैं। अब बात करते हैं अपने मेन न्यूज़ की। अभी तक की स्टोरी क्या है? अभी तक की स्टोरी ये है कि रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे स्टैटिस्टिक्स बताती हैं 2017 तक के हिसाब में, 2017 में 1,47,093 लोग, 93 1,47,913 सॉरी 913 पीपल वर डाइड ड्यू टू रोड एक्सीडेंट्स। ठीक है, अब रोड सेफ्टी के लिए नई फाइंडिंग्स आ रही हैं, और यहाँ पे वर्बल ऑटोप्सी अगर देखें तो उनके हिसाब से ये जो रेट है ये 147 से कहीं ज़्यादा था, 2,18,000 के करीब करीब डेथ्स थी। और हमारा ये एसडीजी गोल भी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, गोल नंबर 11। ठीक है, उसके बारे में भी हम यहाँ चर्चा करेंगे, उससे भी ये रोड सेफ्टी जुड़ी हुई है। तो ऑथर्स जो हैं लेंसेट की स्टडी के, उन्होंने कॉमन प्रेडिक्टर्स को यूज़ किया है, कॉमन प्रेडिक्टर्स ऑफ इंडिविजुअल कंट्री, हर कंट्री को उन्होंने जो है एनालाइज करने की कोशिश करी है, जैसे वहाँ के जीडीपी पर कैपिटा को एनालाइज किया है, वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी, वहाँ के गवर्नमेंटल इफेक्टिवनेस, इन सारे गवर्नमेंट मीजर्स, ये सारी चीज़ों को इन्होंने क्या किया है, एनालाइज किया है। एनालाइज करने के बाद इन्होंने बताया कि किस तरीके से गवर्नमेंट जो है इंटरवीन करती हैं आपके रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, जिनसे कि बहुत बड़ी इंजरीज या बहुत रोड एक्सीडेंट्स में डेथ हो सकती है। तो ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज डेटा को अगर हम यूज करें, यहाँ पर आप देखेंगे ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज डेटा, ये एक स्टैटिस्टिकल मॉडल है जो कि सोसाइटी को पढ़ने के लिए काम लिया जाता है। अच्छा, अभी हम इसको अगर सोशियोलॉजी से कनेक्ट करके देखें, तो सोशियोलॉजी में हम दो तरीके की रिसर्च मेथडोलॉजीज को पढ़ते हैं, एक क्वांटिटेटिव और एक है क्वालिटेटिव। तो क्वालिटेटिव में इंटरव्यूज, क्वेश्चनियर, सर्वेज, ये सब होते हैं। क्वांटिटेटिव में मैम स्टैटिस्टिकल डेटा जो है आपका यूज होता है। तो गोल्डन बर्डन ऑफ डिजीज डेटा ये एक स्टैटिस्टिकल मॉडल ऑफ डेटा है, जहां से ये क्या करती हैं, सोसाइटी के अंदर नंबर ऑफ लाइव्स जिनको बचाया जा सकता था गवर्नमेंट के इंटरवेंशन यानी कि हस्तक्षेप से, उसको स्टडी करते हैं कि कितनी नंबर ऑफ लाइव्स ऐसी थी जिनको बचाया जा सकता था। तो हर साल इन्होंने देखा है कि करीब करीब 20,000 प्लस, मतलब 20,000 आप 20,000 के आप देखें 20 के करीब करीब इनका जो एग्जैक्ट था वो 20,554 के आसपास का डेटा था। इतनी जिंदगियों को आप बचा सकते थे इंडिया के अंदर, अगर आप क्या करें, अगर गवर्नमेंट इंटरवेंशन करे, अगर लोग 3,204 लोग बच सकते थे कि अगर वो सीट बेल्ट लगाते कार्स के अंदर। प्राइमरली इसमें हम कार्स की बात कर रहे हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई सबसे ज़्यादा जो डेथ होती हैं वो तो बाइक राइडर्स की होती हैं, करीब करीब 43.6% लोग एक्सीडेंट में वो मरते हैं जो बाइक राइडर्स होते हैं, क्योंकि हेलमेट्स नहीं लगाते। ठीक है, तो सीट बेल्ट, अभी हम कार वाली बात कर रहे हैं यहाँ पे रोड सेफ्टी के अंदर, कि सीट बेल्ट अगर लगाते तो 3,204 लोगों को बचाया जा सकता था, और अगर बाइक्स की बात करें तो 5,685 लोगों को बचाया जा सकता था यदि वो हेलमेट लगाते। ठीक है, तो ये डेटा जो है ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज डेटा, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज डेटा स्टैटिस्टिकल मॉडल डेटा है, जो ये बताता है कि कितनी जानों को आप, कितनी लाइफ्स को आप बचा सकते थे ऐसी फैटेलिटीज से। ठीक है, 17% रोड जो ट्रैफिक है, रोड ट्रैफिक इंजरीज जो होती हैं वो, या फिर डेथ जो होती हैं इन LMICs, वो होती हैं किस वजह से, वो अवॉइड करी जा सकती हैं अगर आप ट्रॉमा केयर फैसिलिटीज को इम्प्रूव कर दें। यानी कि जब आपके एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के बाद अभी आप जीवित हैं और आपको हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है, और हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते या फिर हॉस्पिटल के अंदर फैसिलिटीज ना होने की वजह से आपकी डेथ हो गई, तो उसमें यह भी बताया गया है कि 17% डेथ्स को आप बचा सकते हैं, मतलब रोक सकते हैं होने से, यदि आपकी ट्रॉमा केयर फैसिलिटीज अच्छी हों। ठीक है, पॉजिटिव यूजर बिहेवियर यानी कि, और स्लोअर ट्रेवल, वियरिंग ऑफ हेलमेट्स,
सीट बेल्ट्स, ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि हजारों जिंदगियों को बचा सकती हैं। और जो समाज की स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, जो अनप्लैंड मोटरिज्म की प्रॉब्लम है, जो अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर आप जो है वो तो रहेगी रहेगी, अर्बनाइजेशन रहेगा भाई, अनप्लैंड मोटराइजेशन रहेगा, ठीक है। इंडिया के अंदर स्पीडी हाईवे कंस्ट्रक्शन बिना जो है फास्ट एंड स्लो मूविंग ट्रैफिक के रिकंसाइलेशन के बनते हैं। प्रेजेंस क्या है, हमारे यहाँ पर बहुत सारे व्हीकल्स ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन वगैरह खत्म हो जाता है, या जिनके इंश्योरेंस रिन्यू नहीं कराते हैं, ठीक है। एडिकेट पुलिस फोर्स नहीं है हमारे पास ये मॉनिटर करने के लिए कि लोग जो ड्रिंक एंड ड्राइविंग कर रहे हैं उनको कैसे कम किया जाए। भाई मेट्रो सिटीज में है लेकिन हाईवेज पे कहाँ है, हाईवेज पे तो नहीं है। और इन्हीं की वजह से क्या है, हाई डेथ और हाई डिसेबिलिटी रेट्स जो हैं जनरेट होते हैं। तो हमारी ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के हिसाब से 65% ऑफ रोड एक्सीडेंट के अंदर जो लोग मारे जाते हैं उसमें रूरल एरियाज में ये डेथ ज्यादा होती है। तो अब देखते हैं, इसका थोड़ा सा एनालिसिस मैंने किया है, उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक जो 1 जुलाई के अंदर आया था, ये कवर करता है हमारे करंट अफेयर्स को, ठीक है। ये कवर करता है हमारी इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस को, जहां पर हम बात कर रहे हैं पब्लिक पॉलिसीज की, पब्लिक पॉलिसीज रिलेटेड टू रोड सेफ्टी, उसकी बात कर रहे हैं। ये कवर करता है हमारे इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट को, जिसके अंदर हम जो है सोशल सेक्टर डेवलपमेंट की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये एसडीजी गोल नंबर क्या है, एसडीजी जो है 11 है हमारा, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट का भी पार्ट है। अगर बात करें मेंस के पेपर की, तो ये जनरल स्टडी के पेपर 2 जो है उसमें आता है, उसमें गवर्नमेंट पॉलिसी, सोशल जस्टिस इसके अंदर आता है, ठीक है। और डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आता है वेरियस सेक्टर और इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि रोड सेफ्टी के इश्यूज जो हैं उसके अंतर्गत आप जो है यहाँ पर इस टॉपिक में उसको मानेंगे। पेपर 4 की अगर बात करें, यानी कि जनरल स्टडी पेपर 3, जनरली जो आपका पेपर 4 होता है, उसमें एक टॉपिक है इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि सिलेबस में डिफाइन करके लिखा हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें एनर्जी है, पोर्ट्स है, रोड्स हैं, उसके अंदर ये सीधे सीधे आके फंसता है। तो इसलिए इसलिए इस टॉपिक की जो इम्पोर्टेंस है ना वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये पेपर 2 में भी है, पेपर 3 में भी है, हर जगह पर ये बसा हुआ है। अब रोड सेफ्टी 2022 की देखेंगे, न्यूज़पेपर, ठीक है, न्यूज़पेपर में द लैंसेट की 3 पेपर सीरीज आई। इन्होंने हाईलाइट किए चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज, जो यहाँ पर हम देख रहे हैं, क्या चैलेंजेस हैं, क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं, वो हम यहाँ पढ़ेंगे। व्हाट कैन बी डन टू कट डेथ एंड इंजरी रेट्स, तो ये अपॉर्चुनिटीज के हैं। इसमें सुंदर कमेटी की रिपोर्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको पढ़ाऊंगे। मोटर व्हीकल एक्ट भी इसका पार्ट बन जाता है, वो भी आपको देखना है। तो कहने का मतलब है ये काफी सारी चीजों को कवर करता है। तो ये हाईलाइट करता है चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर द सेकंड डिकेड ऑफ एक्शन फॉर रोड सेफ्टी। सेकंड डिकेड ऑफ ऑप्शन एक्शन, जहां पे हम बात कर रहे हैं कि हम अपने एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को 2030 तक पूरा कर लेंगे, ठीक है। और कब ये शुरू हुए थे, करीब 2011 में शुरू हुए थे, तो फर्स्ट डिकेड खत्म हो गया, सेकंड डिकेड आपका चल रहा है। यहाँ पे क्यों हम इसकी चर्चा कर रहे हैं कि इट विल इनेबल टू डिकेड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, कि हम जो है 2021 से 2030 को मान के चल रहे हैं कि ये डिकेड इम्प्लीमेंटेशन का डिकेड है। ये डिकेड जो है डिक्लाइनिंग, रिस्क डिक्लाइनिंग का डिबेट है, डिकेड है। और ये जो डिकेड है वो ग्लोबल हेल्थ बर्डन ऑफ आरटीआई उनके भी डिक्लाइन का डिकेड है। अब पॉलिटिकल और सोशल कॉन्टेक्स्ट देखें तो ग्लोबल रोड सेफ्टी के अंतर्गत हम देखेंगे चैलेंजेस फॉर द नेक्स्ट डिकेड, कि भाई मान लीजिए कि अगर आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि पूरे होते तो नहीं दिख रहे, 2022 चल रहा है, तो 2030 तक जब ये पूरे नहीं होंगे तो आगे आने वाले डिकेड्स के लिए क्या चैलेंजेस हैं। दूसरा हम यहाँ पे बात करेंगे कि लाइव्स को आप कैसे सेव कर सकते हो थ्रू द रोड सेफ्टी रिस्क फैक्टर इंटरवेंशन। गवर्नमेंट यहाँ पर क्या करे, अगर इंटरवेंशन करे, ग्लोबल या नेशनल एस्टिमेट्स उस वो पढ़ेंगे हम यहाँ पे। और यहाँ पे इम्प्रूवमेंट होना चाहिए ट्रॉमा केयर में, तो ये इसका क्या है, वे अहेड है। वे अहेड मैं पहले बता देती हूँ वे अहेड क्या है, क्योंकि जो चीज़ गलत है उन्हीं को सही करना क्या होता है, वे अहेड होता है। कि इंप्रूवमेंट करो इन द ट्रॉमा केयर फॉर रोड ट्रैफिक इंजरीज, जैसे कि यहाँ पर एक असेसमेंट ऑफ द इफेक्ट
ऑन मोर्टेलिटी इन लो इनकम एंड मिडिल इनकम कंट्रीज, वो इन्होंने किया है। तो कहने का मतलब है कि लैंसेट ने क्या क्या किया है वो सारी चीजें यहाँ पर पढ़ी हैं। ग्लोबल और नेशनल एस्टिमेट्स देखे हैं, लो इनकम और मिडिल इनकम कंट्रीज के ऊपर ये असेसमेंट किया है, और नेक्स्ट डिकेड के लिए चैलेंजेस देखे हैं इन कंट्रीज के अंदर ग्लोबल रोड सेफ्टी से जुड़े हुए। इसको डिकेड ऑफ एक्शन हम क्यों बोल रहे हैं, मेन चीज ये है, इसको 2021 से 2030 को हम डिकेड ऑफ एक्शन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो कि दुनिया के सबसे बड़े चैलेंजेस हैं उनका एक सॉल्यूशन निकालने के लिए इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का आह्वान किया था, और इंडिया ने भी इसमें बढ़ चढ़ के भागीदारी ली थी। और एसडीजी यहाँ पर अपने पास में रोड सेफ्टी के लिए भी बना हुआ है, विच इज अवर गोल नंबर 11 सिटीज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से। टारगेट 3.6 क्या है, टारगेट 3.6 टू हाफ द नंबर ऑफ रोड ट्रैफिक डेथ एंड इंजरीज बाय 2020 था ये, लेकिन क्या ये पूरा हो पाया है, नहीं हो पाया है। और क्योंकि ये पूरा नहीं हो पाया तो जो अपने रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है मिस्टर नितिन गडकरी जी, उन्होंने, उनका ये कहना है कि मेरी लाइफ का यही एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि रोड एक्सीडेंट में डेथ ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ये कोशिश करें कि रोड एक्सीडेंट्स के अंदर डेथ कम से कम हो। तो 2021 से 2030 के बारे में, डिकेड ऑफ एक्शन फॉर रोड सेफ्टी के बारे में हम लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इससे क्या करेंगे कि ये 10 साल के अंदर हम ग्लोबल रोड सेफ्टी को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो ये डिकेड ही रोड सेफ्टी का है, तो आप समझ सकते हैं कि ये रोड सेफ्टी वाला टॉपिक आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कह रहे हैं कि 2030 तक कम से कम 50% जो डेथ हो रही है रोड ट्रैफिक की वजह से या इंजरीज हो रही है उनको 50% तक कम किया जाएगा। जरूरत अभी इस चीज की है कि नो इम्प्रूवमेंट आफ्टर फर्स्ट डिकेड ऑफ एक्शन। क्यों इसकी जरूरत पड़ी, इसको डिकेड ऑफ एक्शन फॉर रोड सेफ्टी क्यों कहा जा रहा है, क्यों इसकी इतनी जरूरत है, क्योंकि पहले डिकेड में इसके ऊपर कोई काम ही नहीं किया गया, 2011 से 2020 तक कोई काम ही नहीं हुआ, और 1.35 मिलियन पीपल हर साल रोड ट्रैफिक इंजरी से, आरटीआई वो है रोड ट्रैफिक इंजरी से मर जाते हैं, ऐसा एस्टीमेट है 1.35 मिलियन। ठीक है, अब मोर देन 50 मिलियन आर इंजर्ड और डिसेबल्ड, दुनिया के अंदर हम बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबल रोड सेफ्टी की बात कर रहे हैं। ठीक है, समझे कि नहीं समझे, तो मोर देन 50 मिलियन आर इंजर्ड और डिसेबल्ड। तो मेजर कॉज क्या है रोड एक्सीडेंट्स के, अगर हम 2020 तक देखें ड्यूरिंग 2020, तो सबसे बड़ा कॉज है बेटा ओवर स्पीडिंग, 75,333 डेथ हुई इस वजह से। उसके बाद आप देखेंगे दूसरा सबसे बड़ा जो कारण है वो है क्या, केयरलेस ड्राइविंग और ओवरटेकिंग, ओवर स्पीडिंग, केयरलेस ड्राइविंग, ओवरटेकिंग, डेंजरस ड्राइविंग। फिर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये है अदर कॉजेज। उसके अलावा वेदर कंडीशन की वजह से 3.3% डेथ होती है, जैसे कि मान लीजिए अभी कुल्लू में क्या हुआ था, एक बस गिर गई थी खाई के अंदर, एक लोकल बस थी जिसमें बच्चे भी जा रहे थे और वो बस खाई में गिर गई क्योंकि वेदर कंडीशंस के वजह से भी। ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग और एल्कोहल, अगर आप ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी काफ़ी डेथ होती हैं। और एनिमल क्रॉसिंग, अगर मान लीजिए आपके रास्ते में जैसे नील गाय आ जाए, आपके रास्ते में जैसे कुत्ता आ जाए, आपके रास्ते में जैसे कुछ और ऐसा आ जाए, अगर आप रात में ड्राइव कर रहे हैं तो उस वजह से भी डेथ होती है, 1.5% है। एंड गाड़ी के अंदर डिफेक्ट होने की वजह से भी 1.4% डेथ होती है। मेजर सबसे बड़े हम देखें तो एक तो ओवर स्पीडिंग है, तो यहाँ पर मैंने बता भी दिया, अगर आपसे कोई पूछे कि कॉजेज क्या होते हैं रोड एक्सीडेंट्स के, तो वो आप ये सारी कॉजेज लिख सकते हो। ठीक है, ओवर स्पीडिंग सबसे बड़ा कॉज है। दूसरा है डेंजरस और केयरलेस ड्राइविंग, केयरलेस ड्राइविंग। ठीक है, और प्लस ओवरटेकिंग, ओवरटेक करने के चक्कर में लोग बहुत मरते हैं। ठीक है, उसके अलावा रेस्ट आर दी अदर केसेस। अब बात करते हैं कि किस तरीके से भाई जान कितनी कितनी बचा सकते थे, कि अगर आप स्पीड पे रोक लगा दें, इंटरवेंशन यानी सरकार हस्तक्षेप करे, स्पीड इंटरवेंशन कर दे, तो 3,47,258 जिंदगियां दुनिया में बचाई जा सकती थी ग्लोबली पर ईयर। अगर ड्रिंक ड्राइविंग इंटरवेंशन करे सरकार, और ज़्यादा जो है अपने मैन पावर को सक्षम करे, ज़्यादा से ज़्यादा जो है पुलिस जो है इसके लिए काम करे, तो 16,304 लाइफ बचाई जा सकती थी। हेलमेट अगर इंटरवेंशन करे तो 51,698 यानी कि बाइक वालों की, स्कूटी वालों की जानें बचाई जा सकती थी। और सीट बेल्ट इंटरवेंशन करे तो 1,21,083 जानें बचाई जा सकती थी दुनिया में। अब जो है क्या है
प्रिवेंटिव इंटरवेंशन क्यों करना चाहिए सरकार को? प्रिवेंटिव इंटरवेंशन सरकार को इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये मोर्टेलिटी रिडक्शन के लिए, मोर्टेलिटी रिडक्शन यानी कि ताकि मृत्यु दर कम से कम हो, मोर्टेलिटी रिडक्शन के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? प्रिवेंटिव, पहले से ही जो है क्या करना चाहिए? इंटरवेंशन करना चाहिए। तो टारगेट क्या है? टारगेटिंग दी फोर मेजर रिस्क फैक्टर्स, कि इन चारों चीजों पर अगर आप पहले से ही क्या करें? काम करें, तो इतनी जाने आप ईयरली बचा सकते हैं। यानी कि आप स्पीडिंग के ऊपर इंटरवेंशन करें, आप ड्रिंक ड्राइविंग के, हेलमेट यूज के, एंड यूज ऑफ सीट बेल्ट और चाइल्ड रिस्ट्रेंट। ठीक है, चाइल्ड रेस्ट्रेंट ये क्या है इसको भी समझेंगे। तो इन चारों चीजों के ऊपर आपको काम करना है। अब ये जो आपकी रिपोर्ट आई है उसमें क्या फाइंडिंग्स निकली हैं एक बार वो देखते हैं। तो फाइंडिंग्स ये हैं कि आरटीआईज आर द 8 लीडिंग कॉज ऑफ डेथ ग्लोबली ऑफ फॉर ऑल एजेस। रोड ट्रैफिक इंजरीज, रोड ट्रैफिक इंजरीज की वजह से क्या होता है? दुनिया में काफी डेथ होती है और ये 8वें नंबर पे है, 8th नंबर पे। हाफ ऑफ द रोड एक्सीडेंट जितने भी होते हैं वहां पर वल्नरेबल रोड यूजर्स, जैसे कि पेडेस्ट्रियन, जो पैदल चलने वाले यात्री हैं, या जो साइकिल पर चलने वाले यात्री हैं, या जो मोटरसाइकिल वाले हैं, आधे से ज्यादा एक्सीडेंट उनके होते हैं। रोड ट्रैफिक कोलिजन को रोका जा सकता है। कंट्री की एनुअल जीडीपी अगर ये रुक जाए, आप ये देखो ना कि देश में साल में कितने लोग मर रहे हैं, और अगर ये लोग ना मरे रोड ट्रैफिक की वजह से, तो जो कंट्री की जीडीपी है भाई, ये लोग कुछ ना कुछ तो काम कर ही रहे होंगे, और अगर ये लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं तो यानी कि जीडीपी में इनकी भी भागीदारी है। तो अगर ये लोग ना मरे और इन लोगों को बचा लिया जाए या ये लोग बच जाए, तो आपकी जो जीडीपी है 1 से 3% क्या होगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि भाई कमाने वाले ही लोग मर रहे हैं ना। ये लो इनकम और मिडिल इनकम जो कंट्रीज हैं वहां पे LMIC कहते हैं, लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज को, वहां पे क्या है? ग्रेटेस्ट बर्डन है फैटल एंड नॉन फैटल रोड ट्रैफिक इंजरीज का। ठीक है, फैटल मतलब कि बहुत ही ज्यादा भयावह है, नॉन फैटल मतलब बहुत ज्यादा नहीं हुआ है तो लेकिन मतलब ये 2-3 महीने का इलाज तो चलेगा ही, घर बैठो अब 2-3 महीने। तो ग्लोबल रोड मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या है? इट इज अ लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। और 93% ऑफ द वर्ल्ड रोड फैटिलिटीज जो हैं कहाँ होती हैं? 93% रोड ट्रैफिक इंजरीज और फैटिलिटीज कहाँ होती हैं? LMICs में। LMICs बोले तो बेटा, LMICs बोले तो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज, वहां पे ये सारी चीजें होती, तो ये आप फाइंडिंग्स में लिख सकते हो। जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक, सब सही चल रहा है तो उधर आप लिख सकते हैं। इसके अलावा रिस्क क्या है? रिस्क ऑफ रोड ट्रैफिक डेथ, जिसके अंदर जो है 3 गुना ज्यादा रिस्क है ऐसी कंट्रीज के अंदर जो लो इनकम LMICs हैं, वहां पे 3 गुना, 3 times मोर रिस्क है। समझे कि नहीं समझे? 3 times मोर, ऐसा लेंसेट ने पाया है। इंक्रीज इन रोड डेथ इन पास्ट 10 years, तो पिछले 10 सालों में 104 कंट्रीज ऐसी हैं जिनके यहाँ पर ये जो रोड एक्सीडेंट से डेथ है वो उनका आंकड़ा बढ़ गया है। इसीलिए इस रिस्क फैक्टर को एड्रेस करना बहुत जरूरी है। इट इज पॉसिबल टू एवर्ट बिटवीन 25% टू 40% ऑफ दीज डेथ्स ग्लोबली। 25 से 40% डेथ्स को हम जो है क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं ग्लोबली, अगर हम इस चीज को, इस रिस्क फैक्टर को एड्रेस करें। ठीक है, तो इंडिया के अंदर अगर देखें तो आप जो है इतने 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 पर ईयर लोग जो हैं मतलब रोड एक्सीडेंट्स में क्या हुए हैं? आहत हुए हैं। 2016 में 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख से थोड़ा ज्यादा, 1,54,000। 2020 में 1,33,000। ठीक है, इतने सारे लोग जो हैं आहत हुए हैं इंडिया के अंदर। एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड, एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड दोनों सोसाइटी का पार्ट है। GS पेपर 1 का भी आप मान सकते हैं, इसके अंदर काफी ज्यादा योगदान है इंडियन सोसाइटी की। अगर हम बात करें तो ये भी लेंसेट की रिपोर्ट है 2020 की, सॉरी लेंसेट की नहीं, नेशनल क्राइम ब्यूरो की है, NCRB की रिपोर्ट है। NCRB की रिपोर्ट कहती है कि भारत के अंदर 2020 में 3,54,796 रोड एक्सीडेंट हुए। ये NCRB गवर्नमेंट का डेटा कहता है, ऐसा नहीं है कि कोई बाहर की संस्था कह रही है, कोई ग्लोबल संस्था कह रही है। जिनमें रोड एक्सीडेंट के केसेस जो हैं, रोड एक्सीडेंट के केसेस डिक्रीज थे 1,54,000 यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ 1,33,000 दिखा रहा है। NCRB के डेटा के हिसाब से ये 3,54,000 था, जो कि 2019 के डेटा से कम था।
चलो उनको ये तो समझ में आ गया, क्योंकि अपने को ये पता चल गया कि 2020 में कम डेथ हुई। क्यों हुई भाई, उसका भी कारण है कि कोविड लग गया, और कोविड लगा तो फिर रोड्स एकदम बंद हो गई। रोड एक्सीडेंट के जो सबसे ज़्यादा डेथ हुई हैं वो हुई हैं बेटा मिजोरम में, पंजाब में और उत्तर प्रदेश में। ये तीन जगह याद रखिएगा। कहाँ कहाँ हुई हैं, कहाँ कहाँ हुई हैं? उत्तर प्रदेश में, मिजोरम में और पंजाब में। ठीक है। 10,000 से ज़्यादा डेथ जो है मध्य प्रदेश में होती हैं हर साल, महाराष्ट्र में होती हैं, उत्तर प्रदेश में होती है 10,000 से ज़्यादा डेथ रोड एक्सीडेंट में, डेथ की बात करें तो। अब रोड एक्सीडेंट उत्तर प्रदेश, पंजाब या मिजोरम के अंदर जो हुए हैं वो कौन सी जगह पे हुए हैं, वो हमेशा आप देखेंगे जब भी आप डेटा देखेंगे, रूरल इंडिया के अंदर रोड एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहां पर लोग लापरवाह होते हैं टुवर्ड्स देयर पर्सनल सेफ्टी। हेलमेट्स नहीं लगाएंगे, ठीक है, सीट बेल्ट्स नहीं लगाएंगे। अर्बन इंडिया में कंपैरेटिवली ये चीज़ें कम होती है। रोड एक्सीडेंट जो है, ऐसा नहीं है कि अर्बन इंडिया में नहीं होते, अर्बन इंडिया में भी होते हैं, बट अर्बन इंडिया में एक तो पुलिस फैसिलिटीज़ ज़्यादा है, रूरल इंडिया में पुलिस फैसिलिटीज कम है, और जो है वो भी इतना पर्टिकुलरली ध्यान नहीं देते, और दूसरा जो है रूरल इंडिया में लोग इतना मतलब लापरवाही भी करते हैं। तो रोड एक्सीडेंट इंडिया के अंदर जो 2020 में हुए, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री की अगर हम बात करें तो ये उनका डेटा था। ठीक है। उनके अलावा व्हीकल वाइज अगर आप देखो कि किस व्हीकल से कितने हुए, तो सबसे ज्यादा जो है टू व्हीलर से रोड एक्सीडेंट होते हैं 43.6%, जो मैंने आपको बताया था। 13.2% फिर कार से होते हैं, फिर ट्रक, रिक्शा, थ्री व्हीलर, पेडेस्ट्रियंस या 8.9 होते हैं। अदर नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट जैसे ट्रैक्टर वगैरह हो गए, उनसे जो है होते हैं। अदर मोटराइज ट्रांसपोर्ट उनसे होते हैं। बस से 3.1 होते हैं, मतलब कम होते हैं, इसीलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा सेफ है, समझ जाओ तुम। ठीक है। तो आगे चलते, तो अभी रिकमेंडेशन इन्होंने क्या दी है, लैंसेट की रिपोर्ट में ये जो आर्टिकल आया था उसकी रिकमेंडेशन ये है कि यहाँ पे आपको सख्त से सख्त कानून बनाने चाहिए, रोड सेफ्टी लॉज एंड रेगुलेशंस लेके आने चाहिए, जिससे कि आप रोड ट्रैफिक जो इंजरीज है उनको कम कर सको। हाई पेनल्टीज लगानी चाहिए अगर कोई इन नियमों को तोड़ता है। इंडिया के अंदर इंप्लीमेंट करने चाहिए अमेंडेड मोटर व्हीकल एक्ट। तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि मोटर व्हीकल एक्ट क्या है। ठीक है। तो मोटर व्हीकल एक्ट आज का आपका होमवर्क है कि आज आप पढ़ के आएंगे कि मोटर व्हीकल एक्ट क्या है। आज का आपका काम है मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में पढ़ के आना। ठीक है। तो इंडिया के अंदर मोटर व्हीकल एक्ट को अमेंड किया जाना चाहिए यूनिफॉर्मली इन ऑल दी स्टेट्स, यानी कि पूरे देश में एक मोटर व्हीकल एक्ट आनी चाहिए। और ये जो रिकमेंडेशंस हैं जो सुंदर कमेटी 2007 में बनी थी, उसकी जो रिकमेंडेशंस है, सॉरी, उसकी रिकमेंडेशंस को भी आप फॉलो करें। तो सुंदर कमेटी की रिकमेंडेशन क्या थी वो एक बार देख लेते हैं। सुंदर कमेटी बनाई गई थी नेशनल रोड सेफ सॉरी नेशनल रोड सेफ्टी और ट्रैफिक मैनेजमेंट बोर्ड के लिए। यानी कि ये एपेक्स बॉडी थी, पूरे देश के स्तर पे थी, नेशनल लेवल पे थी। इसका काम था कि ये रोड सेफ्टी और ट्रैफिक मैनेजमेंट से रिलेटेड अपनी रिकमेंडेशन दे, जिससे कि जो है हम प्रमोट कर सके ज़्यादा से ज़्यादा रोड सेफ्टी को। इसके अंदर जो है यहाँ पे काफ़ी सारे वो एक्सपर्ट्स थे इस कमेटी के अंदर, जिन्होंने या तो रोड इंजीनियरिंग में या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में या ट्रैफिक लॉज के अंदर या मेडिकल केयर के अंदर कुछ ना कुछ अपना स्पेशलाइजेशन किया हुआ है। यहाँ पर इन्होंने दो तरीके की रिकमेंडेशन इनको देनी थी, एक देनी थी रेगुलेटरी और एक देनी थी एडवाइजरी। रेगुलेटरी को स्टैंडर्ड सेट करने थे, डिजाइन करने थे फॉर द व्हीकल्स एंड द नेशनल हाईवेज। क्या 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 रेगुलेशन होने चाहिए, रेगुलेशन यानी कि क्या क्या लॉज होने चाहिए। ठीक है। क्या क्या लॉज होने चाहिए हमारे व्हीकल्स की डिजाइन के लिए, व्हीकल्स का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, नेशनल हाईवे के लिए क्या रूल्स होने चाहिए। दूसरा एडवाइजरी, एडवाइजरी में क्या करना था, सुंदर कमेटी को एडवाइस करना था गवर्नमेंट को ऑन द वेरियस रोड सेफ्टी एस्पेक्ट्स। तो इन्होंने क्या क्या रोल प्ले किए, तो बेसिकली एक इनका रोल था टू प्रमोट द रोड सेफ्टी रिसर्च। ठीक है, रिसर्च करना है इनको रोड सेफ्टी को, रोड सेफ्टी के ऊपर। दूसरा इनको फॉर्मुलेट करना था रोड यूजर बिहेवियर स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए। ठीक है, फॉर्मुलेशन ऑफ रोड यूजर बिहेवियर स्ट्रेटजीज। तीसरा इनको गाइडलाइंस बतानी थी कि भाई मेडिकल केयर आप हाईवेज पे या फिर जहां एक्सीडेंट्स होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं वहां मेडिकल केयर आप कैसे स्टैब्लिश कर सकते हो, रिहेबिलिटेशन कैसे स्टैब्लिश कर सकते हो। और चौथा था जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था कि सेफ्टी ऑडिट्स कराई जाए, सेफ्टी ऑडिट्स कराई जाए, जिससे जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कर पाए। तो ये आपका पूरा का पूरा इस पैसेज के अंदर जो चीज़ें थी वो थी। अब इस पैसेज से थोड़ा आगे चलते हैं। तो कंक्लूजन क्या है भाई, कंक्लूजन ये है कि गवर्नमेंट को ये जो लैंसेट की रिपोर्ट आई है उसकी फाइंडिंग्स को एकदम ध्यान में रख के काम करना चाहिए।
और कॉशन की तरह लेना चाहिए और इम्प्लीमेंट करना चाहिए सुंदर कमेटी की रिकमेंडेशंस को। तभी जो है भाई जो कमेटी तुमने बनाई है, इतना सरकारी खर्चा जो है होता है इन कमेटीज के ऊपर, तो उनकी जो रिकमेंडेशन है उनको इम्प्लीमेंट करो, तब ना कुछ फायदा होगा। ऐसे थोड़ी ना किताबी उसमें जो है आपका कुछ फायदा हो जाएगा। तो ये कंक्लूजन था। अब जो कल एक रिपोर्ट आई 8 जुलाई को द हिंदू के न्यूज़पेपर में खबर आई, खबर छपी द प्रपोजल, ये टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट वाले पोर्शन में थी, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट। द प्रपोजल फॉर एन इंडिया स्पेसिफिक नॉर्म्स फॉर असेसिंग व्हीकुलर सेफ्टी इन कॉलिजन, कि लैंसेट की जो रिपोर्ट आई उसके बाद में हमने देखा कि यहाँ पे प्रपोजल दिया गया है इंडिया के स्पेसिफिक नॉर्म्स करने का, जिससे कि हम व्हीकुलर सेफ्टी को देख सकें इन कॉलिजन, यानी कि एक्सीडेंट के टाइम पर व्हीकल की सेफ्टी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, ऐसे इंडिया स्पेसिफिक नॉर्म्स हमें बनाने हैं। तो यहाँ पर बेसिकली जो हमारे 24 जून को यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे थे नितिन गडकरी जी, उन्होंने एक ड्राफ्ट बिल दिया था जनरल स्टैट्यूटरी रूल्स का, ड्राफ्ट दिया था, ड्राफ्ट जीएसआर, जनरल स्टैट्यूटरी रूल्स के लिए। और इन्होंने प्रपोजल दिया था कि भारत के अंदर, इंडिया के अंदर एक BNAC लेके आएंगे। BNAC बोले तो भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, NACP, न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम लेके आएंगे कि जो नई कारें बन रही हैं उनका असेसमेंट कैसे होगा, उनका सेफ्टी चेक कैसे होगा, सभी पैमानों पर जब वो खरी उतरेंगी तभी वो रोड पे आ सकेंगे। तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग व्हीकल्स को आप क्या देंगे, स्टार रेटिंग्स देंगे, जैसे फ्रिज में होती है ना, फ्रिज में 4 स्टार फ्रिज है, ठीक है, 5 स्टार फ्रिज है, AC है, तो जितना ज़्यादा स्टार रेटिंग होगी उतना ज़्यादा जो है आपका क्या होगा, व्हीकल ज़्यादा सेफ होगा। अब जैसे आपने देखा था अभी पिछले साल किया की गाड़ी थी, एक नई गाड़ी थी, उसका एक्सीडेंट हुआ था और उसका एक्सीडेंट में आगे से पूरी गाड़ी टूट गई, और तब जो है किया वालों ने क्या किया, 4 स्टार रेटिंग से 3 स्टार रेटिंग कर दी अपनी उस गाड़ी की, क्योंकि एक छोटे से एक्सीडेंट में पूरी गाड़ी खत्म हो गई। सो यहाँ पर जो है स्टार रेटिंग बहुत जो है मायने रखती है। अब ये स्टार रेटिंग कैसे आप देखोगे, तो मैम ये स्टार रेटिंग तो कंपनी वाले बना के देते हैं, लेकिन कंपनी वाले कैसे बनाते हैं, तो कंपनी वाले पहले करेंगे क्रैश टेस्ट, कंपनी वाले पहले गाड़ी बनाएंगे पूरी और उस गाड़ी को बना के ठोकेंगे पहले, ठीक है, ठोकेंगे किस स्पीड पे, याद रखना 64 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पे। पहले ये क्राइटेरिया जो है 54 था, पहले ये क्राइटेरिया 54 था, अभी ये क्राइटेरिया 64 हो गया है। याद रखेंगे इस चीज को, क्योंकि मिस्टर नितिन गडकरी जी का फोकस है जीरो टॉलरेंस फॉर रोड एक्सीडेंट, और 2025 तक इन्होंने कहा है कि हमें, क्योंकि 2030 के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना है, जो अपना पिछला वाला आर्टिकल था, उसके लिए उन्होंने कहा है कि 2025 तक हम 50% रोड एक्सीडेंट्स को रिड्यूस करेंगे, ठीक है, सेफर व्हीकल्स बनाएंगे। और यहाँ पे जो है जब अब ऑब्वियस सी बात है, सेफर व्हीकल्स बनाएंगे तो क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि उतनी ही ज़्यादा प्रोटेक्शन की चीज़ें और आएंगी। खैर, तो पहले ये आपका यहाँ आप देख रहे हैं 54 किलो, सॉरी पहले ये 56 था, 56, अभी ये 56 की जगह 64 किलोमीटर्स हो गया। अगर आपने ये आर्टिकल पढ़ा होगा तो आप जरूर देख पाएंगे। नेशनल रेगुलेशन जो आपका यूएन का है, यूएन का एक नेशनल रेगुलेशन है, यूएन रेगुलेशन नंबर 94, ये 94 नंबर का जो रेगुलेशन है ये कॉलिजन टेस्टिंग के लिए किया जाता है, कि कॉलिजन टेस्टिंग कैसे होनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ों पर अगर आपकी गाड़ी खरी उतरेगी, ठीक है, तो जाके जो है क्या होगा, वो उसे रोड पे उतारेंगे। और इसके पीछे एक दूसरा कारण ये है कि भारत NACP लाने का, नेशनल न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम लाने का एक और पीछे का रीज़न ये है कि भारत को चाहते हैं यहाँ पे आत्मनिर्भर बनाना इन दी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कि भारत का अपना इंडिया स्पेसिफिक नॉर्म हो, जो भी गाड़ी हमारे यहाँ पे बनेगी वो इस नॉर्म्स पे खरी उतरनी चाहिए, जो भी बाहर की गाड़ियाँ हमारे यहाँ आ रही हैं वो भी इस नॉर्म्स पे खरी उतरनी चाहिए, ठीक है। तो भारत को नंबर 1 ऑटोमोबाइल हब बनाने की रास्ते पर ये एक बहुत ही बड़ा क्या है, उम्दा कदम है। इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा डिटेल में। तो नई अपडेट्स आई हैं रिगार्डिंग रोड सेफ्टी, ठीक है, वो तो हमने देखी ही कि आपका 1 जुलाई को न्यूज़ आई थी लैंसेट की रिपोर्ट, और 24 जून को, भाई लैंसेट की रिपोर्ट तो छपी बाद में ना, आ तो पहले ही गई होगी, मिनिस्टर्स को तो पहले ही पता चल जाता है।
तो जनरल स्टैट्यूटरी रूल्स जो हैं इनका एक इन्होंने ड्राफ्ट जो है दिया था, नोटिफिकेशन सीकिंग कमेंट ऑन अ प्रपोजल टू इंट्रोड्यूस अ भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। इन्होंने इस बिल में जो है क्या मांगा था, एक नोटिफिकेशन दिया था कि हमको प्रपोजल दो कि भारत एनसीएपी किस तरीके से होना चाहिए। तो भारत एनसीएपी के लिए कुछ इन्होंने क्राइटेरिया बताए कि भारत एनसीएपी जो है क्या करेगा, व्हीकल्स को स्टार रेटिंग देगा बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन दी क्रैश टेस्ट। आपने क्रैश टेस्ट देखे होंगे यूट्यूब वगैरह पे, नई गाड़ियां आती हैं उनको जो है सामने से मतलब उसी स्पीड पे चलाया जाता है, उनके जो व्हील्स हैं उसको उसी स्पीड पे चलाया जाता है, उसमें एक डमी बिठाया जाता है, एक डमी दो डमी बिठाते पैसेंजर को पैसेंजर मतलब ड्राइवर और को ड्राइवर। एयरबैग्स का इम्पैक्ट क्या है, एयरबैग्स कितनी देर में खुल रहे हैं एक्सीडेंट के बाद में, क्या चीज़ें, वो सारी चीज़ें टेस्ट की जाती हैं, गाड़ी में कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है वो सब चीज़ें देखी जाती हैं। तो भारत एनसीएपी इंक्रीज करेगा एक्सपोर्ट वर्दीनेस को, क्योंकि अगर आपको भारत को क्या बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है इन द फील्ड ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, तो यहाँ पर आपको अपने स्टैंडर्ड्स और अच्छे करने होंगे, और स्टैंडर्ड्स जब अच्छे होंगे तो हमारी जो कार्स हैं वो एक्सपोर्ट वर्दी होंगी, और हमारा जो कंपटीशन है ऑन सेफ्टी पैरामीटर्स वो भी अच्छा खरा होगा, ठीक है, अमंग दी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स इन दी ऑल ओवर वर्ल्ड। तीसरा, यहाँ पर कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि हाँ वो जो कार ले रहा है वो ज़्यादा सेफ है और उसमें वो सेफ रहेगा, उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। चौथा, क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट है भारत एनसीएपी, जिसके अंदर हम जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को आत्मनिर्भर बनाने की राह पर लेके जा रहे हैं विद द मिशन ऑफ मेकिंग इंडिया द नंबर 1 ऑटोमोबाइल हब इन दी वर्ल्ड। पर्पस क्या है इसका एनसीएपी का, एनसीएपी का पर्पस ये है कि यहाँ पर पूरा ग्लोबल रिलायबल इंफॉर्मेशन जो है ये प्रोवाइड करेगा अबाउट द क्रैश सेफ्टी ऑफ अ व्हीकल। किसी भी व्हीकल का जो क्रैश टेस्ट आप करोगे तो उसके अंदर कितनी सेफ्टी है उसकी ग्लोबल रिलायबल इंफॉर्मेशन देगा, क्योंकि अभी तक ना ग्लोबल एनसीएपी है अपने पास, ठीक है, ग्लोबल एनसीएपी है, उनके नॉर्म्स को हम मानते हैं, उन्हीं के नॉर्म्स के हिसाब से हम चलते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि जो ग्लोबल एनसीएपी है उनके सेट पैरामीटर्स हैं हर कंट्री के लिए, लेकिन भारत का टेरेन, इंडिया का जो टेरेन है, इंडिया की जो रोड्स हैं वो काफ़ी अलग है, ठीक है, डेवलप्ड कंट्री से, इसीलिए हमारे जो क्राइटेरियाज हैं वो अलग होने चाहिए, इसीलिए हमने यहाँ पर अपना खुद का एनसीएपी डिज़ाइन करने की हम बात कर रहे हैं। तो कॉमन क्राइटेरिया एंड प्रोसीजर्स जो हैं सेपरेट है, हर किसी की कंट्री स्पेसिफिक भी है, मोटर स्टैंडर्ड्स और ग्लोबल एनसीएपी भी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, व्हीकल को एक्वायर करेगा ये अ फुट होल्ड इन इंटरनेशनल मार्केट, कि अगर आप यहाँ पर खड़े उतरते हैं तो आपका जो हमारे यहाँ के जो व्हीकल्स हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में अपनी जगह बना पाएंगे, अपनी पकड़ बना पाएंगे। तो इसके लिए however a zero rating in an NCAP cannot prevent a car from being sold in any geography। कि मैम अगर मान लीजिए कि 1 से 5 स्टार तक की रेटिंग है तो 5 स्टार वाली कार सबसे अच्छी होगी, ऑब्वियसली वो सबसे महंगी भी होगी। 1 स्टार वाली जो है कार जो है सस्ती होगी, लेकिन उसमें सेफ्टी पैरामीटर्स उतने नहीं होंगे, लेकिन हो सकता है कोई 0 स्टार वाली कार भी हो। तो क्या वो मार्केट में नहीं उतरेगी? हाँ भाई वो मार्केट में उतरेगी। आप आरओ देखते हो 3 स्टार, ठीक है, आप फ्रिज देखते हो, आप फ्रिज खरीदने जाते हो, आप 3 स्टार भी होते हैं वहाँ, 4 स्टार भी होते हैं, आपके 5 स्टार भी होते हैं, इवन 1 स्टार भी होते हैं। तो जो 1 स्टार होते हैं वो क्या है, सस्ते हैं, जो 5 स्टार है वो बहुत महंगे हैं, उनका एनर्जी इफिशियंसी ज़्यादा है, उनके अंदर बार बार ख़राब ना होने की शक्यता मतलब वो ज़्यादा है, काफ़ी सारी चीज़ें उनमें अच्छी होती हैं, एक बार वो महंगा पड़ता है लेकिन अच्छा होता है। इसका मतलब जिन जिन कार्स की, जिन व्हीकल्स की रेटिंग 0 है, ठीक है, वो सस्ते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको बैन कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि वो देश में बिकेंगे ही नहीं, लेकिन जब उनके ऊपर स्टार का ठप्पा लगा होगा तो आप खुद अपनी जान को दाव पे नहीं लगाएंगे, और ऑब्वियस सी बात है कि आप नहीं खरीदेंगे, समझदार बनेंगे, सुरक्षित रहेंगे। ग्लोबल एनसीएपी, ग्लोबल एनसीएपी क्या है, एक स्टैंडर्डाइज प्लेटफॉर्म है पूरी दुनिया के लिए, इंटरनेशनली इस्टेब्लिश करता है कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमंग दी कंट्रीज नेशनल एनसीएपीज, ठीक है, तो जो हर देश के अपने अपने एनसीएपी होते हैं उनको इंटरनेशनली लिंक करने का काम ग्लोबल एनसीएपी करता है, लेकिन अभी तक भारत का अपना था ही नहीं। तो जो रीजनल एनसीएपी हैं वो स्पेसिफिक लोकल कंडीशंस की बात करते हैं, जैसे अभी भारत एनसीएपी के लिए प्रपोजल मांगा है तो वो भारत के स्पेसिफिक लोकल कंडीशंस को देखेगा। तो एक कार की रेटिंग अच्छी हो सकती है
ठीक है। लेकिन लेकिन एक देश में हो सकता है कि एक कार की रेटिंग अच्छी हो सकता है कि दूसरे देश में उस कार की रेटिंग अच्छी ना हो, क्योंकि वहां की जियोग्राफी अलग हो सकती है, वहां का टेरिन अलग हो सकता है, वहां की जो आपकी रोड्स हैं उनकी कंडीशन अलग हो सकती है। तो नेचर जो डोमेस्टिक मार्केट का है वो भी मैटर करता है कि आपका देश का डोमेस्टिक मार्केट कैसा है। अब जैसे आप देख रहे होंगे पिछले 3 4 5 सालों में अपने यहाँ पर टाटा ने और महिंद्रा ने, जो हमारे देश की, और मारुति सुजुकी ने, अपने देश की जो मतलब ब्रांड्स हैं उन्होंने काफी अच्छा काम किया है और लोग अब उनकी तरफ मूव कर रहे हैं। कंपैरेटिवली ऐसा नहीं है कि हमारे देश में बाहर के ब्रांड्स नहीं आ रहे हैं, हमारे देश में पहले भी बाहर के ब्रांड्स थे और अभी भी कंटिन्यूसली आ रहे हैं, जैसे किया है, एमजी है, ठीक है, और भी काफी सारे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि डोमेस्टिक मार्केट भी मैटर करता है, कंज्यूमर की प्रेफरेंस भी मैटर करती है, और सेफ्टी स्पेसिफिकेशन, कंज्यूमर में प्रेफर ए कार जहां पे सेफ्टी स्पेसिफिकेशन कम हो, क्योंकि उसका पैसा कम हो जाएगा, क्योंकि उसको अफोर्डेबल पड़ेगा वो, लेकिन वो उसके लिए हेल्थ वाइज रिस्क, मतलब उसकी लाइफ के लिए रिस्की होगा। तो व्हीकल्स को किस पैरामीटर पे इवेल्युएट किया जाएगा, ये तो इसका मतलब पर्पज है, लेकिन व्हीकल्स को इवेल्युएट कैसे किया जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन बनता है कि भैया रोड सेफ्टी के लिए आप बताइए लैंसेट की रिपोर्ट क्या कहती है और देश क्या कर रहा है, अपनी कंट्री क्या कर रही है। तो कंट्री ये कर रही है, ठीक है, कंट्री ने भारत एनसीएपी लेने का बात किया है, जहां पर हम व्हीकल्स को, जो असाइंड व्हीकल्स हैं उनको 1 से 5 स्टार की रेटिंग के अंदर डालेंगे, और उसके अंदर हम पैरामीटर्स रखेंगे, जैसे कि एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन क्या है, चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन कितना है कार के अंदर, और सेफ्टी असिस्ट टेक्नोलॉजीज कितनी है। ठीक है, जैसे कि सेफ्टी असिस्ट टेक्नोलॉजी में आप गाड़ी में बैठे, आजकल की जो गाड़ियां हैं उसमें क्या होता है कि जब तक आप सीट बेल्ट नहीं लगाओगे वो टू 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 करती ही रहेगी। तो वो क्या है, सेफ्टी असिस्ट टेक्नोलॉजी है। ठीक है, आप अब जैसे कार्स आ रही हैं, सफारी है और भी है, मतलब 700 है, जितनी भी नई कार्स है, उसमें ये है कि अगर आप एक निर्धारित समय से बहुत ज्यादा समय तक के लिए गाड़ी चला रहे हैं, आप 6 घंटे 7 घंटे लगातार ड्राइव कर रहे हैं, तो वहां पे आपको सामने सिंबल पे नोटिफिकेशन दिख जाएगा कि भाई अभी रेस्ट कर लो, अभी मतलब आप बहुत ज्यादा चला रहे हो, क्योंकि फिर फटीग में आप एक्सीडेंट कर सकते हैं। सो इट वुड स्टडी द फ्रंटल इम्पैक्ट। जब क्रैश टेस्ट होगा, क्रैश टेस्ट में आप फ्रंट के इम्पैक्ट देखेंगे, ठीक है, फ्रंटल इम्पैक्ट देखेंगे, आप साइड के इम्पैक्ट देखेंगे, साइड से भी क्रैश करेंगे। आप ये भी देखेंगे कि पॉसिबिलिटी ऑफ अ डोर ओपनिंग आफ्टर अ क्रैश, आपकी मतलब भाई एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट के बाद जो गाड़ी के अंदर है वो गाड़ी के अंदर है, लेकिन गाड़ी के अंदर वाला व्यक्ति डोर खोल के बाहर कैसे आ सकता है, उसकी कितनी पॉसिबिलिटी है आफ्टर द एक्सीडेंट क्रैश, तो वो भी यहाँ पर देखा जाएगा विद द हेल्प ऑफ डमीज। यहाँ पे पुतले बिठाए जाते हैं विद दी सेम, आप कहेंगे कि 60 से 70 किलो के वेट के, जिससे कि आप जो है आराम से वो चीजें कर सके। ऑफ प्री स्पेसिफाइड मेजरमेंट जो है लेते हैं यहाँ पे, प्लेस इनसाइड द व्हीकल, तो पहले से मतलब स्पेसिफाइड मेजरमेंट के डमीज बिठाए जाते हैं व्हीकल के अंदर। कार को क्रैश किया जाता है इनटू एन एल्यूमिनियम डिफॉर्मेबल बैरियर, सामने से एक एल्यूमिनियम डिफॉर्मेबल बैरियर होता है, उसमें जाके ठोकते हैं कार को, देखते हैं कि अपोजिट से कितना फोर्स लगा, सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स होना चाहिए, क्रैश लाइक सिचुएशन होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि दीवार से जाके बस ऐसे छुला के टकरा दिया। क्रैश जैसे जैसे एक्सीडेंट में जो सामने से फोर्स लगता है ना, उतना फोर्स जनरेट किया जाता है विद अ 40% ओवरलैप, उससे और 40% ज्यादा। तो तब देखते हैं कि 40% और ज्यादा ओवरलैप होगा तो कितना, मतलब आपकी गाड़ी क्रैश टेस्ट में वेरीफाई होती है। भारत एनसीएपी अब जो कंडक्ट कर रहा है, वो जो फ्रंट का इम्पैक्ट कंडक्ट कर रहा है, वो 64 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पे कर रहा है। पहले ये 56 किलोमीटर के नॉर्म्स थे, जिनको अब सरकार ने खारिज कर दिया है। ऑफसेट कोलिजन यहाँ पे देखते हैं, ऑफसेट कोलिजन यूएन रेगुलेशन 94 के अंतर्गत देखते हैं, वन साइड ऑफ अ व्हीकल्स फ्रंट एंड नॉट द फुल विथ हिट्स द बैरियर, कि मान लीजिए ये आपका बैरियर है, इधर से आपकी कार आ रही है, तो आप ऑफसेट कोलिजन देखेंगे, एक साइड मान लो ऐसे ऐसे लेके आ रहे हो, या फिर ऐसे लेके आ रहे हो, इधर लेके जा रहे हो, तो फ्रंट नहीं साइड से देखते, मान लीजिए साइड से आके किसी ने ठोक दी तो क्या होगा। तो वो सिचुएशन को आप यहाँ पर क्या करते हैं, टेस्ट करके देखते हैं, और इस टेस्ट कोलिजन में आप सबसे ज्यादा देखते हैं एडल्ट का प्रोटेक्शन क्या है। तो डमी को आप चेक करते हैं कि उसको कहाँ कहाँ पे इंजरीज हुई होंगी डमी के ऊपर। तो वेदर द एयर बैग्स प्रोटेक्ट द ऑक्यूपेंट्स हेड, कि भाई समय पर एयर बैग खुला था कि नहीं खुला था, उसने ऑक्यूपेंट जो है उसका हेड प्रोटेक्ट किया कि नहीं किया, डमी के ऊपर ये देखेंगे। ठीक है, दैट मूव्स फॉरवर्ड रिफ्लेक्सिवली इन द आफ्टरमैथ ऑफ अ कोलिजन, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, एयर बैग्स खुलते हैं,
ठीक है, ये भी चेक किया जाएगा। देयर मस्ट नॉट बी एनी रिब कंप्रेशन, ठीक है, जो आपकी रिब्स हैं वो कंप्रेस तो नहीं हुई है, नीज के जॉइंट पे मतलब आपके पैरों में तो कोई चोट नहीं लगी है, ये सारी चीजें देखी जाती है। फुल और पार्शियल इजेक्शन किया जाता है ऑफ एन ऑक्यूपेंट बिकॉज ऑफ अ डोर ओपनिंग इज नेगेटिवली मार्क्ड, ठीक है। एडिशनली मतलब भाई आपकी डोर ओपनिंग कैसी होगी, आपका क्रैश टेस्ट में आपने क्रैश टेस्ट कर लिया, आप दरवाजा कैसे खोलेंगे, क्योंकि इजेक्ट कैसे करेंगे, बाहर कैसे निकालेंगे, इजेक्शन का मतलब बाहर निकालना, फुल और पार्शियल इजेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीजें भी देखी जाएंगी। बाद में देखेंगे आप जो है, ये हो गया आपका क्या अडल्ट ऑक्यूपेंट वाला। चाइल्ड प्रोटेक्शन क्या है, तो चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए CRS सिस्टम होते हैं और एयरबैग सेफ्टी होती है। जैसे कि चाइल्ड प्रोटेक्शन में आपने देखा होगा चाइल्ड लॉक्स होते हैं गाड़ियों में। चाइल्ड लॉक का मतलब है कि जो ड्राइवर है उसकी सीट के पास में कंट्रोल होगा, ठीक है, चाहे तो उसकी स्टेयरिंग पे हो सकता है, चाहे तो उसके दरवाजे पे हो सकता है, यहाँ पे कुछ बटन्स होते हैं। अगर मान लीजिए उसके साथ में गाड़ी में पीछे बच्चा बैठा है, गाड़ी चलाने वाला गाड़ी चला रहा है या साइड में बच्चा बैठा है, उसने जो है विंडो खोली और बच्चा बाहर निकल गया या बच्चे को कुछ हिट हो गया, कोई पोल है जो बच्चे से हिट हो गया, इसलिए क्या करते हैं CSR रखते हैं। CSR में क्या होता है कि चाइल्ड लॉक सिस्टम होता है, आपने मान लीजिए यहाँ से लॉक कर दिया, ये लॉक कर दिया, तो कोई भी विंडो नहीं खुलेगी, कोई भी दरवाजा नहीं खुलेगा। मान लीजिए ये विंडो के लिए, ये आपके डोर के लिए, कोई विंडो नहीं खुलेगी, कोई भी दरवाजा नहीं खुलेगा, बच्चा टुक 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 लगाया रहेगा लेकिन कुछ भी नहीं होगा, तो बच्चा आराम से बैठा है, तो चाइल्ड रेस्ट्रेंट सिस्टम है। एनसीएपी इसको भी इवेल्युएट करेगा। CRS आर पोर्टेबल सीट्स, ठीक है, यहाँ पर पोर्टेबल सीट्स भी होती हैं जो कि बच्चों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन की जाती हैं ड्यूरिंग अ व्हीकल कोलिजन, ठीक है। जितनी ज्यादा हायर रेटिंग होगी इस पैरामीटर पे, उतना ही जो है आपका जो मतलब आपकी गाड़ी है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन में उतनी खरी उतरेगी। और परमानेंट वार्निंग लेवल ऑन अ फ्रंटल एयरबैग्स, आपने देखा है आपकी जहां आप आगे की सीट पे बैठते हैं जहां एयरबैग का साइन होता है वहां पर एक परमानेंट वार्निंग लेवल भी होता है, ठीक है, उसकी रेटिंग्स जो है बताएंगे कि कितना अच्छा आपका एयरबैग सिस्टम काम कर रहा है। सडन ब्रेकिंग, ठीक है, आपने सीट बेल्ट लगाई हुई है, आपने ये चीज भी अज्यूम ये चीज भी एक्सपीरियंस करी होगी, आपने सीट बेल्ट लगाई हुई है, सडन आप ब्रेक लगाते हैं तो सीट बेल्ट आपको एक लिमिट से आगे नहीं जाने देती है, ठीक है, वो आपको लॉक कर देती है, तो ये सीट बेल्ट का फायदा है। सडन ब्रेकिंग में प्रोपेल अ चाइल्ड इन द फ्रंट रो टुवर्ड्स द डैशबोर्ड, अगर आप बच्चे ने जो है सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई है तो क्या होगा, बच्चा मान लीजिए अगर पीछे की सीट पे बैठा है, ऐसा मेरे साथ डेली होता है, मेरी बेटी है वो पीछे नहीं लगा के बैठती है, पीछे वाली भी मिडिल रो पे सीट बेल्ट नहीं लगा के बैठती है, वो बीच में खड़ी हो जाती है, पापा और मम्मी आगे बैठे बीच में खड़ी हो जाएगी और सडनली जो है क्या होगा कि ब्रेक लगेगी तो वो आगे झुकेगी, तो उस चक्कर में मेरे को हाथ लगा के रखना पड़ता है, ये चीज होती है। अगर वो तो बच्चा एकदम छोटा है, अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है तो वो सीट बेल्ट लगा सकता है। सडन ब्रेकिंग से क्या है, बच्चा जो फ्रंट रो में आके गिर सकता है टुवर्ड्स द डैशबोर्ड अगेंस्ट एन एयरबैग, ठीक है, ये भी हो सकता है, तो हो सकता है कि उस चक्कर में फिर एयरबैग ना खुले, विच इज इन्फ्लेटिंग एट एन इमेंस स्पीड एंड हैविंग अ ह्यूज वॉल्यूम कॉजिंग इंजरी और डेथ, क्योंकि एयरबैग भी बहुत तेजी से खुलता है, तो उसमें बच्चे की भी डेथ हो सकती है। तो ये भी आपको CRS सिस्टम जो है पोर्टेबल सीट्स जो है उस तरीके से डिजाइन करी जाती है। कार्स मस्ट हैव अ मैनुअल स्विच, भले ही आजकल जैसे ऑटोमेटिक कार आ रही हैं, तो ऑटोमेटिक कार्स में भी जो भाई जो चीज़ जितनी ऑटोमेटिक होगी, अगर उसका सिस्टम, उसकी डिज़ाइन, उसकी जो ऑटोमेटिक सिस्टम के अंदर जो भी उसकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, या जितनी भी मशीन की मतलब जो भी कोडिंग है, अगर वो एक बार फेल होगी तो गाड़ी आपकी चली नहीं पाएगी, इसीलिए गाड़ी के अंदर अगर ऑटोमेटिक सिस्टम फेल हो जाता है तो गाड़ी के अंदर मैनुअल स्विचेस भी होने चाहिए, तो जो कि होते ही हैं। Cars must have manual switches to disable airbags which should not be within the child's reach, ठीक है, अगर एक बार एयरबैग खुलता है तो उसको डिसेबल करने के लिए मैनुअल स्विच होने चाहिए जो बच्चे की रीच से बाहर हो। इम्पैक्ट देखेंगे डोमेस्टिक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे कि हाँ ये चाइल्ड प्रोटेक्शन और ये सब हम देखेंगे, तो इन सब चीज़ों का अब फिर क्या होगा कि आप इतने लेवल पे भारत NCAP में काम कर रहे हैं इस लेवल पे, तो क्या इससे हमारी डोमेस्टिक घरेलू ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे क्या फर्क पड़ेगा। तो एक तो हमारे नितिन गडकरी जी ने कहा है कि जीरो टॉलरेंस फॉर रोड एक्सीडेंट 2025 तक 50% जो है क्या कर देंगे, 2025 तक 50% जो है रोड एक्सीडेंट्स की दर कम करनी चाहिए, हमको करनी है, एफर्ट्स उसके लिए करने हैं। कंज्यूमर को प्रिपेयर करना है कि वो इंक्रीज होने वाले हैं व्हीकल्स के प्राइस, कंज्यूमर इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाए कि व्हीकल्स के प्राइस इंक्रीज होने वाले हैं। क्यों इंक्रीज होने वाले हैं, क्योंकि भारत NCAP में जब आप इतना पैसा जो है कंपनी वाले क्या लगाएंगे, इन सारे पैरामीटर्स को पास करने में लगाएंगे, स्टार ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्स अचीव करने में लगाएंगे, तो प्राइजेस भी बढ़ाएंगे,
जहां जहां प्लास्टिक यूज कर रहे हैं वहां वहां और अच्छा मेटल यूज करेंगे, बट विल ऑल्सो गेट सेफर व्हीकल, तो आपको सेफर व्हीकल मिलेंगे। डेट टू द प्राइस सेंसिटिव लो इम्पैक्ट कॉम्पैक्ट सेगमेंट, तो जो आपका लोअर कॉम्पैक्ट सेगमेंट है, ठीक है, जो प्राइस सेंसिटिव है, जो ये देखता है कि अरे यार ये गाड़ी 4 लाख की है, ये गाड़ी 4.5 लाख की है, ठीक है, तो वो 50,000 के चक्कर में अच्छी गाड़ी छोड़ देते हैं, ठीक है, उनको जो है क्या होगा, प्राइस सेंसिटिव के चक्कर में वहां पे थोड़ा बहुत आपको आप देख सकते हैं कि गिरावट आपको वहां देखने के लिए मिलेगी। ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उनको भी यहाँ पर बोला गया है कि बेटा तुम्हारी भी ग्रेडिंग होगी, ठीक है, जो आपके जैसे मदरसन सुमी है, मदरसन मदरसन क्या करता है, मदरसन जो है काफी सारी कार्स के लिए, ये एक बहुत बड़ी कंपनी है और इंडिया के अंदर बहुत पुरानी कंपनी है, ये कार्स के लिए, ऑडी के लिए, मर्सिडीज के लिए, सुजुकी के लिए, बहुत सारी कार्स के लिए, ब्रांड्स के लिए ये क्या करते हैं, इक्विपमेंट्स बनाते हैं, कार केबल्स बनाते हैं, काफी सारी चीजें, तो इनको भी जैसे एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऐसी कंपनीज को भी ग्रेडिंग सिस्टम जो है यहाँ पर मैंडेटरी किया जाएगा, ताकि पूरी कार के अंदर जितना भी जो है इक्विपमेंट लगे हुए हैं वो A1 क्वालिटी के हों, दैट द चॉइस इज एंटायरली लेफ्ट टू द कस्टमर, कि भैया अब तुम देखो हमने इस लेवल की कार बना के मार्केट में उतारी हुई है, अब तुम देखो तुम्हें क्या खरीदना है। सो इफ द भारत एनसीएपी इज इम्प्लीमेंटेड, अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो ये आप कंक्लूजन के अंदर भी लिख सकते हैं कि अगर भारत एनसीएपी पे डायरेक्ट सवाल आपसे पूछ लिया जाए 10 नंबर में, और भारत एनसीएपी आपके प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फ्रंटल चाइल्ड प्रोटेक्शन, ठीक है, और आपका एडल्ट प्रोटेक्शन, ये सारी चीजें आपके कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इफ द भारत एनसीएपी इज इम्प्लीमेंटेड, जितने भी आपके डोमेस्टिक टेस्टिंग एजेंसी हैं, ठीक है, वो टेस्ट करेंगी आपके व्हीकल्स को M1 कैटेगरी में, M1 कैटेगरी में टेस्ट करेंगी। इसका मतलब है कि पैसेंजर व्हीकल जो है उसके अंदर 8 सीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब मैम किया की एक गाड़ी आती है कार्निवल, उसके अंदर 9 सीट्स है ना, लेकिन देखो ना 8 सीट्स इन एडिशन टू ड्राइवर सीट, तो ड्राइवर सीट के अलावा मतलब 8+1 हो गया, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन दैट। एंड वेइंग, जो वेट है वो कितना, 3.5 टन, ठीक है, 3.50 टन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ये सारी चीजें, ठीक है, इंपोर्टेड और डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड, या तो हमारे देश में खुद बन रही हैं गाड़ियां उन पे भी एप्लीकेबल है M1 कैटेगरी ऑफ व्हीकल्स पे, और जो बाहर से आ रही हैं उनके लिए भी ये एप्लीकेबल है M1 कैटेगरी ऑफ व्हीकल्स के लिए। और अगर ये चीजें क्लियर हो जाती हैं, भारत एनसीएपी वगैरह सब शुरू हो जाता है, तो ये 1 अप्रैल 2023 से क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा। इसीलिए अब तुम सोचो कि जून में तुम्हारा पेपर होगा, 1 अप्रैल 2023 से इसको शुरू होना है, एक नई चीज शुरू होने वाली है, तो तुम अभी से ट्रैक में रखो कि इसको और क्या 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 पढ़ना है आपको। तो teambhp.com के सौजन्य से हम देख रहे हैं कि सेफ्टी फर्स्ट, तो यहाँ पे क्या क्या है, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री ने इशू किया नोटिफिकेशन, ऑटोमेकर्स जैसे कि टोयोटा और फॉक्सवैगन है, उन्होंने ऑलरेडी जो है एबीएस सिस्टम, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम दे रहा हुआ है, एयरबैग्स वो शुरू से यूज करते हैं, उनके स्टैंडर्ड इक्विपमेंट है, अगर उनका आप लोअर से सबसे लोअर मॉडल भी उठाओगे उनमें भी ये दोनों चीजें मिलेंगी, टोयोटा और फॉक्सवैगन में। ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने बोल दिया है कि भाई अब यहाँ पर हम कार्स को सर्टिफाई करेंगे बेस्ड ऑन दी सेफ्टी एंड फ्यूल इफिशियंसी। कार्स जो है यहाँ पर अब उनको स्टारिंग मिलेगी 0 to 5 बेस्ड ऑन द सेफ्टी फीचर्स, और काफी सारे जो है मूव में इंक्रीज द कॉस्ट, और कॉस्ट कितनी बढ़ेगी, करीब करीब 10% कॉस्ट बढ़ सकती है। तो 1 अप्रैल 2023 वाले जो 2023 में पेपर देने वाले सुन लें, और जो 2022 में अभी मेंस लिखने वाले हैं वो भी ध्यान रखें। तो कंक्लूजन ये है कि हैविंग दी भारत एनसीएपी रेटिंग क्राइटेरिया, यहाँ से हम एज इमर्ज कर सकते हैं एक सेफर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की तरफ, इमर्ज कर सकते हैं एक डोमेस्टिक ऑटोमेटिव सेक्टर की तरफ, जिसके प्रोडक्ट्स, जिसकी टेक्नोलॉजी, जिसकी सेफ्टी जो है क्या हो, बहुत सारे जो है टर्निंग पॉइंट लेके आ सकती हैं भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर। सिंस इट वुड प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म, क्या देगा कि यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं आप, व्हीकुलर सेफ्टी देख सकते हैं एज पर द इंडियन कंडीशन, क्योंकि इंडिया में गाड़ी खरीद के तुम्हें इंडिया में ही चलानी है ना, भूटान में तो डेली चलानी नहीं है, जिंदगी में कभी गए तो एक बार जाओगे भूटान, तो भारत की जो इंडिया या फिर भूटान के अलावा कोई भी देश, तो या फिर तो इंडियन कंडीशंस के हिसाब से वो खरा उतरना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं, सोर्स जो है 91wheels.com है। अब भारत एनसीएपी और ग्लोबल एनसीएपी को हम किसी अगले दिन अगली वीडियो में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे।
इनके कंपैरिजन देखेंगे कि क्यों हमको, अब भाई एक मुद्दा ये भी है ना कि ग्लोबल नॉर्म्स क्या भारत के हिसाब से नहीं है, क्योंकि ग्लोबल नॉर्म्स तो अलग अलग कंट्री के नॉर्म्स को क्या कर रहे थे, मर्ज करके फिर ग्लोबल नॉर्म्स बने थे फॉर सेफर कार्स। लेकिन ऐसा क्या है कि भारत न्यू व्हीकल सेफ्टी असेसमेंट प्रोग्राम की हमको जरूरत पड़ी, तो हम इनके क्या देखेंगे, कंपैरिजन देखेंगे अगली क्लास में। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो आप लोग मुझे बताइएगा कि हम अगली क्लास में इनके कंपैरिजन देखें या नहीं देखें, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट क्लास का टॉपिक होगा, ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर, और फिर ये जो पूरा टॉपिक है कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके जो पीडीएफ है वो आपको अभी टेलीग्राम में मिल जाएगी, ठीक है, आप टेलीग्राम से इसकी पीडीएफ ले सकते हैं, और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और कल मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ में, न्यू टॉपिक फॉर मेंस मॉडल आंसर, ठीक है, मेंस मॉडल आंसर, उसके लिए हम कल मिलेंगे, तो तैयार रहिएगा, ठीक है। वो भी किसी न किसी ऐसे टॉपिक से होगा जो आपका प्री प्लस मेंस को फोकस करता हो, ठीक है, प्री प्लस मेंस को फोकस करता हो। टिल देन टेक केयर, बाय, बने रहिए, कैरियर गोल्स देख सकते हैं, और कल के सेशन के लिए भी आप लोग जुड़े रहिएगा, ठीक है, रहिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख दीजिएगा, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगी। अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक ये शेयर करो, क्योंकि अभी तक क्या था कि सोशियोलॉजी ऑप्शनल पे ही हम लोग बात कर रहे थे, लेकिन अब आई एम प्लानिंग कि भाई नहीं, हम जो है बात करें ऑन दी मेंस के टॉपिक्स ऑल्सो, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय।